क्या 8वें वेतन आयोग में मिनिमम ग्रॉस सैलरी सीधे 82,000 के पार जाने वाली है? और क्या सिर्फ बड़े यूनियंस की ही बात सुनी जा रही है या हर एक आम कर्मचारी की? जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। ये जो आपने शुरुआत में 82,000 का फिगर बोला ना, ये आजकल हर कैंटीन और हर ऑफिस में चर्चा का विषय है। बिल्कुल, मतलब हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। तो आज की इस चर्चा में हम 8th पे कमीशन और ये जो फिटमेंट फैक्टर है, इसके पूरे गणित को गहराई से डिकोड करेंगे। जी, और सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जो असली कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, उसकी जमीनी हकीकत भी समझेंगे। सही कहा। तो चलिए सीधे सैलरी के गणित पर आते हैं। वेतन आयोग की बात होते ही सबसे पहले दिमाग में बेसिक पे और 2.62 के फिटमेंट फैक्टर का नाम आता है। हाँ, और ये 2.62 कोई ऐसे ही हवा में उछाला गया नंबर नहीं है। 7वें वेतन आयोग में जो विसंगतियां थीं, उन्हें ठीक करने के लिए इसी मल्टीप्लायर का सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब एक तरफ तो मांग है कि मिनिमम बेसिक सैलरी 30,000 रुपए होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, ये एक एब्सोल्यूट मिनिमम की मांग है। हाँ, पर उसी के साथ ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि पे मैट्रिक्स को अलाइन करने के लिए जो शुरुआत है वो 53,000 रुपए से होनी चाहिए। तो ये 53,000 का नया नंबर कहाँ से आ गया? मैं समझाता हूँ। देखिए, 30,000 की मांग अपनी जगह सही है कि एक फ्रेशर को कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जब हम पूरे सरकार के पे मैट्रिक्स को देखते हैं ना, जिसमें इतने सारे लेवल्स हैं, ग्रेड्स हैं, प्रमोशंस हैं, उसे साइंटिफिकली अलाइन करने के लिए ना 53,000 का बेस बनाना वैसा ही है जैसे किसी घर की दीवारों को रंगने के बजाय उसकी नींव को यानी फाउंडेशन को मजबूत करना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 30,000 बेस रखा तो आगे चलकर दिक्कत होगी? एग्जैक्टली। आप इसे बड़ी गियर मशीन की तरह सोचिए। ये 53,000 रुपए वो सबसे बड़ा गियर है जिस पर पूरी मशीन टिकी है। अगर इसे थोड़ा भी छोटा किया गया तो बाकी की गियर्स अटक जाएंगे। हाँ, मतलब जो 10-20 साल बाद प्रमोशंस मिलने हैं या जो MACP मिलना है, वहां जाकर ये लेवल आपस में टकराएंगे और जो जंप मिलना चाहिए वो बस कुछ 100 रुपयों का रह जाएगा। ओह, मतलब पुराने वेतन आयोगों में जो गलतियां हुई थीं, जहां बेस को साइंटिफिक तरीके से अलाइन नहीं किया गया था। बिल्कुल, वही गलती दोहराने से बचने के लिए ये 53,000 का बेस बहुत जरूरी है। इससे ऊपर की जो पूरी इमारत है ना, सीनियर लेवल्स का जो पे स्ट्रक्चर है, वो एकदम बैलेंस रहेगा। अब समझ में आया। तो मतलब 53,000 रुपीज एक फाउंडेशनल नंबर है, पर अब इस बेस को लेकर जो 82,150 रुपीज के ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन है, वो जरा हमारे श्रोताओं को समझाइए। जी बिल्कुल। तो मान लीजिए हमने 53,000 रुपए को पे मैट्रिक्स लेवल 1 का बेस मान लिया। अब इसमें जुड़ेंगे अलाउंसेस और सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? जाहिर है DA का, यानी महंगाई भत्ते का। सही कहा। और जब तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा ना, तब तक का जो रियलिस्टिक अनुमान है, मतलब मौजूदा महंगाई के हिसाब से, वो ये है कि DA कम से कम 8 से 10% तो होगा ही। और ये कोई रैंडम गेस्ट नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ट्रेंड भी यही कहता है। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल। तो 10% DA तो सीधा सीधा हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ, और मेगा सिटीज के लिए तो 30% HRA की मांग चल रही है ना। हाँ, पर इसमें सबसे दिलचस्प पेंच है। मांग सिर्फ 30% की नहीं है, बल्कि शर्त ये है कि अगर कल को DA 25% से नीचे भी गिर जाए, अच्छा, तो भी बड़े शहरों का HRA 30% से कम नहीं होना चाहिए। अरे वाह, मतलब ये तो रियल एस्टेट की महंगाई से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बन जाएगी, क्योंकि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में किराया तो हर साल बढ़ता ही है, चाहे DA कम हो या ज्यादा। एग्जैक्टली। वहां सरवाइव करने के लिए ये फिक्स्ड 30% कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। और सर्वाइवल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी 15% पर फिक्स करने की मांग है। क्योंकि पेट्रोल और ड्यूटी पे आने जाने का खर्च भी तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए। 30% HRA, 15% ट्रांसपोर्ट अलाउंस और लगभग 10% DA, ये सब मिलाकर कितना हुआ? 30 और 15, 45 और 10, ये तो सीधे 55% हो गया। बिल्कुल। अब अगर 53,000 बेसिक का 55% निकालें तो वो बनता है करीब 29,150 रुपए।
और 53,000 में अगर ये 29,150 जोड़ दें तो लेवल 1 की ग्रॉस सैलरी लगभग 82,150 रुपए बन जाती है। बाप रे, मतलब ये जो 82,000 का आंकड़ा वायरल हो रहा है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और लॉजिकल गणित है। हाँ, कागजों पर तो ये गणित एकदम परफेक्ट है, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। वही तो मैं सोच रही थी। मतलब क्या वेतन आयोग ने इस पर बस मुहर लगा दी है या अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस बाकी है? नहीं, मोहर तो बहुत दूर की बात है। अभी तो बहुत ही जटिल कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है, और ये सिर्फ यूनियनों के साथ नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तरों पर हो रहा है। अच्छा, तो ये ऑनलाइन मेमोरेंडम वाला क्या सिस्टम है? देखिए, वेबसाइट पर ना 4 अलग-अलग कैटेगरीज में सुझाव मांगे गए हैं। पहला है इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी कर्मचारी या पेंशनर। दूसरा है वर्किंग और पेंशनर्स की एसोसिएशंस। हाँ। तीसरा है यूनियन टेरिटरीज और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। और चौथा है जुडिशरी के लोग। पर एक सेकंड, अगर हर कोई, मतलब देश का हर इंडिविजुअल कर्मचारी ऑनलाइन सुझाव देने लगेगा तो क्या इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, पूरा डिजिटल केओस बन जाएगा। ये डर एकदम जायज है। किसी भी सिस्टम के लिए लाखों पीडीएफ पढ़ना इंसानी रूप से नामुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। अच्छा, तो दूसरा कदम क्या है? इस डिजिटल शोर को फिल्टर करने के लिए ना वेतन आयोग ग्राउंड पर जाकर फेस टू फेस इंटरैक्शन भी कर रहा है। वो उन मेगा सिटीज का दौरा कर रहे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत बड़ी संख्या में है। जैसे कि कौन से शहर? जैसे 24 अप्रैल को उन्होंने देहरादून का दौरा किया। अब देहरादून सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। हाँ, वहां तो मिलिट्री और सिविलियन दोनों बैकग्राउंड के कर्मचारी हैं, और उनकी दिक्कतें दिल्ली वालों से काफी अलग होती हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में एक बहुत लंबा इंटरेक्शन का शेड्यूल रखा गया। इसके अलावा पुणे जैसे शहरों का भी शेड्यूल है। तो मतलब आयोग सिर्फ एसी कमरों में नहीं बैठा है, वो असल में रेंट की रसीदें और ग्राउंड की परेशानियां समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ताकि उन लाखों ऑनलाइन सुझावों में से जो जेन्युइन समस्याएं हैं उन्हें टेबल पर लाया जा सके। लेकिन चूंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जो मेमोरेंडम NCJCM ने सौंपा है, आजकल उसी की सबसे ज्यादा चर्चा है। हाँ, वो तो है। तो क्या उसी को अंतिम मान लिया जाएगा? मतलब बाकी विभागों की क्या कोई सुन रहा है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने। देखिए, NCJCM बेशक सभी विभागों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके जो 12 मुख्य सदस्य होते हैं ना, वो मुख्य रूप से सिर्फ 3-4 बड़े विभागों से आते हैं, जैसे रेलवे, पोस्टल, डिफेंस और इनकम टैक्स। तो जो छोटे विभाग हैं उनकी आवाज तो कहीं दबी जाएगी ना इस बड़े शोर में? इससे आप ऐसे समझिए, NCJCM एक तरह से क्लास के मॉनिटर की तरह है। अच्छा। अब मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी बच्चे हैं या जो अन्य विभाग हैं उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब अगर हेल्थ वर्कर्स का कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस का मुद्दा है या मौसम विभाग की कोई अलग डिमांड है, तो वो मॉनिटर शायद उतनी अच्छी तरह ना समझा पाए। बिल्कुल, और वेतन आयोग इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए वो सिर्फ NCJCM की रिपोर्ट को फाइनल मानकर फैसला नहीं लेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? सरकार और आयोग उन सभी मान्यता प्राप्त एसोसिएशंस के साथ अलग से इंटरैक्शंस करेंगे और उनके सबमिशंस भी लेंगे जो NCJCM में नहीं है। ये सुनकर तो काफी तसल्ली होगी उन कर्मचारियों को जो छोटे विभागों में है, पर ये सब तो बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है। हाँ, बहुत लंबा। मीटिंग्स होंगी, फिर उसके बाद मिनट्स बनाए जाएंगे, लाखों सुझावों की छटनी यानी कंपाइलिंग होगी, और फिर कहीं जाकर कैबिनेट को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में एक लंबा समय लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि 82,150 रुपए का ये शानदार गणित कागजों पर तो बहुत मजबूत है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने सारे विभागों की अलग अलग मांगे सुनी जा रही हैं, तो जो फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट तक पहुंचेगी उसमें इस 82,150 रुपए की मांग और सरकार के बजट की असलियत के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ खजाने पर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही कहा, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको लगातार नजर बनाए रखनी होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।